तो रिपीट कर दे रहे एक बार। टॉपिक है फोर्स का कंसेप्ट है, लिक्विड्स में फोर्सेस की कैलकुलेशन का कंसेप्ट है। थ्योरी क्या कह रही है कि फॉर अ सरफेस व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द फ्लूइड, रूल्स फॉर द फाइंडिंग फोर्सेस आर। जो रूल्स होंगे वो डिपेंड करते हैं सरफेस की ज्योमेट्री के ऊपर। दो तरीके के सरफेस बन सकते हैं, एक सरफेस जो परफेक्टली प्लेन हो और एक सरफेस जो थोड़े से कर्व शेप के हो, लाइक स्फीयर का सरफेस हो, सिलेंडर का सरफेस हो, तो वो कर्व्ड सरफेसेस आएंगे। क्यूबॉइड है, क्यूब है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, उनमें ये प्लेन सरफेसेस होंगी। तो अगर प्लेन सरफेस का कोई बॉडी है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी सरफेसेस प्लेन है, तो उस प्लेन सरफेस के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर जो भी प्रेशर होगा उसको उस प्लेन सरफेस के एरिया से मल्टीप्लाई करिए। एरिया ऑफ प्लेन सरफेस मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट प्लेन सरफेस, ये होगा फोर्स। और इसका डायरेक्शन उस पर्टिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जो भी आपका प्लेन सरफेस होगा, उस प्लेन, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो वर्टिकल फोर्स आएगी, वर्टिकल प्लेन है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा, इंक्लाइंड प्लेन होगा तो इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स आएगी। दैट मींस फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन एंड फोर्स बाय लिक्विड ऑन द प्लेन, फोर्स बाय लिक्विड ऑन द प्लेन इनटू द प्लेन दिखाओगे, कंप्रेशन की फोर्स होगी। ये फोर्स मटेरियल को कंप्रेस करने की कोशिश करेगी, और वो इसके नाम में भी प्रेशर वर्ड इसीलिए है। प्रेशर वर्ड इसी वजह से नाम के अंदर है कि ये मटेरियल को कंप्रेस करेंगे इसमें। फॉर एग्जांपल, पहले प्लेन वाले के कुछ एग्जांपल दिखाएं। फॉर एग्जांपल, रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लें अगर कोई, 3D ऑब्जेक्ट, क्यूबॉइडिकल ऑब्जेक्ट, a 3 डायमेंशनल क्यूबॉइडिकल ऑब्जेक्ट। कुछ इस टाइप का है। फिगर विजिबल है तुम लोग को? मतलब फॉन्ट साइज वगैरह छोटा तो नहीं है ज्यादा? दिख रहा है? मतलब ठीक है, विजिबिलिटी है प्रॉपर? अच्छा ठीक है। तो ये इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, मान लो इसमें हमने एक लिक्विड फिल कर दिया यहाँ पर टॉप साइड तक, बिल्कुल इस कंटेनर को बिल्कुल ऊपर तक उठा करके लिक्विड से भर दिया, पानी भर दिया इसमें। क्यूबॉइडिकल बॉक्स है, उसमें ऊपर तक पानी भर दिया, इसकी हाइट h है, ये विड्थ b है और इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ l है, और ऊपर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर, उसका PATM या PA लिख दीजिए उसको, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो नेचुरल सी बात है यार कि इसके अंदर नंबर ऑफ सरफेसेस कितनी है। फिश का एक्वेरियम, मान लो एक्वेरियम के अंदर पानी भरा है तो उसमें कितनी सरफेसेस होंगी। तो ऊपर से अगर ओपन है तो बाकी नंबर ऑफ सरफेसेस आप क्यूबॉइड का कंसीडर करो, क्यूबॉइड की 6 सरफेसेस होती हैं, एक साइड से ये ओपन है, बाकी इधर एक सरफेस है, इधर एक सरफेस है, नीचे एक सरफेस है, 2 सरफेसेस फ्रंट और बैक साइड पर भी होंगी। अब अगर कहा जाए कि इसका जो बेस है, इस पर लिक्विड की वजह से कितना फोर्स आएगा, ये लिक्विड इसके बेस के ऊपर क्या फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करना मुझे। व्हाट इज द फोर्स ऑन द बेस ऑफ कंटेनर। तो फोर्स स्टेटमेंट बहुत ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द फोर्स ऑन द बेस ऑफ अ कंटेनर, ये क्वेश्चन, फोर्स ऑन बेस ऑफ अ कंटेनर। क्या ये प्लेन सरफेस है या नहीं है, जो इसका बेस है, कंटेनर का बेस वाला पार्ट? यस सर। यस सर। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है, मतलब कि उसका मिड पॉइंट की बात कर लेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सेंटर ऑफ मास, यानी कि उस प्लेन सरफेस का सेंट्रल पॉइंट, और वो ऊपर से कितनी डेप्थ पर है, मतलब टॉप साइड से कितना नीचे है वो। तो क्या प्रेशर होगा इस पॉइंट पर, अगर ये पॉइंट सेंटर पॉइंट ऊपर से h डिस्टेंस पे है तो इस पे प्रेशर कितना पड़ रहा होगा? सर PA प्लस रो जी। PA प्लस H रो।
एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, और ये हो गया हमारा पीसीजी, और उसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे एल इंटू बी। ये फोर्स हो गया बेस पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। अब अगर इसकी लेफ्ट वाली वॉल पर, जो लेफ्ट साइड की वॉल है, इसके ऊपर फोर्स निकालें अगर, तो फोर्स ऑन लेफ्ट वॉल, लेफ्ट सरफेस के लिए लेफ्ट वॉल कह दो, कुछ भी कह दो, इक्वल टू, पहला कंसेप्ट, लेफ्ट साइड का जो सरफेस होगा उसका सेंटर, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास, उसका मिड पॉइंट, जो ऊपर से h/2 डिस्टेंस पे है। यहां पर प्रेशर की वैल्यू इस पॉइंट पर, जो इसका लेफ्ट साइड का सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट है, जो कि ऊपर से h/2 डिस्टेंस पे होगा, यहाँ पर लिक्विड का प्रेशर कैलकुलेट करेगा, PA प्लस रो जी h/2, PA प्लस रो जी h/2, उसी को हम PCG कह रहे हैं, प्रेशर एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, h/2। और इसको इस लेफ्ट साइड के टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल एरिया ऑफ द लेफ्ट साइड, तो ये h है और ये इसकी विड्थ b दे रखी गई है, तो टोटल एरिया ऑफ द लेफ्ट सरफेस इज b मल्टीप्लाइड बाई h। ये इसका फोर्स हो गया b इंटू h का, और ये लेफ्ट साइड डायरेक्शन में होगा ऑब्वियसली। मतलब लिक्विड कंटेनर को एक्सपेंड करना चाहेगा, प्रेस करेगा उसको, तो ये लिक्विड इस कंटेनर पे बाहर के साइड पर फोर्स लगा रहा होगा, ये लिक्विड बेस पर डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा होगा, ये लिक्विड राइट वाले सरफेस पर राइट साइड फोर्स लगा रहा होगा। तो जिस भी सरफेस पर फोर्स निकालना हो, वो न्यूमेरिकल में बताया जाएगा कि कौन से सरफेस पर फोर्स निकालनी है, ये न्यूमेरिकल में दिया जाएगा। जो भी सरफेस हो, सबसे पहले उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जाइए, वहां पर प्रेशर कैलकुलेट करिए, और उसको उसके एरिया से, सरफेस के एरिया से, उस प्लेन सरफेस के एरिया से मल्टीप्लाई करो, ये आपके लिए फोर्स की वैल्यू बन जाएगी। और ये कोई जरूरी नहीं है कि वो प्लेन सरफेस कंटेनर की ही सरफेस हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ये प्लेन सरफेस रियल सरफेस भी हो सकती है, ये प्लेन सरफेस कोई हाइपोथेटिकल सरफेस भी हो सकती है। मतलब ये कि अगर इस कंटेनर में एक इमेजिनरी सरफेस लिया जाए, इस कंटेनर में एक हाइपोथेटिकल सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, जो इस कंटेनर के बिल्कुल बीचों बीच में से जाता हो, हाइपोथेटिकल रेक्टेंगुलर सरफेस जो इस कंटेनर के बिल्कुल बीच में से पास कर रहा हो, तो ये जो हाइपोथेटिकल रेक्टेंगुलर सरफेस है, इससे हमारा पूरा लिक्विड दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। इस हाइपोथेटिकल रेक्टेंगुलर सरफेस के राइट साइड पर एक पार्ट है, उसको R से लिख दे रहे हैं, R फॉर द राइट साइड, और इस हाइपोथेटिकल रेक्टेंगुलर सरफेस की लेफ्ट साइड पर एक पार्ट है, उसको L कर दो, लेफ्ट साइड। अब इस इमेजिनरी रेक्टेंगुलर सरफेस की लेफ्ट साइड और राइट साइड पर जो लिक्विड है, इधर भी लिक्विड, इधर भी लिक्विड, ये दोनों लिक्विड भी आपस में एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे होंगे। मतलब ये लेफ्ट पार्ट ऑफ द लिक्विड राइट वाले को कंप्रेस करेगा, लेफ्ट साइड विल कंप्रेस द राइट साइड, एंड राइट साइड विल कंप्रेस द लेफ्ट साइड। दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, लेफ्ट वाले की वजह से राइट वाले पर इस तरफ फोर्स दिखाओ, और राइट वाले की वजह से लेफ्ट वाले पर अपोजिट फोर्स। ये दोनों न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बनाएंगे। और इन फोर्सेस की वैल्यू, मतलब ये लेफ्ट हाफ पार्ट राइट हाफ पार्ट पर जो फोर्स लगा रहा है, या फिर राइट हाफ पार्ट लेफ्ट हाफ पार्ट पर जितना भी फोर्स लगा रहा है, इनकी वैल्यूज निकालने के लिए, अगर मैं F से डिनोट करूं, तो भी हम सेम कंसेप्ट लगाएंगे। F इक्वल टू इस हाइपोथेटिकल सरफेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि मिडिल पॉइंट, जहां पर प्रेशर की वैल्यू होगी रो जी h/2 एंड प्लस एटमॉस्फेयर, एंड मल्टीप्लाइड बाय एरिया विच इज अगेन b into h।
मतलब कि वो प्लेन सरफेस लिक्विड का भी सरफेस हो सकता है और वो प्लेन सरफेस सॉलिड का भी सरफेस हो सकता है। किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर फोर्स निकालने के लिए लॉजिक सब मतलब रूल एक ही है, चाहे वो एक इमेजिनरी प्लेन सरफेस लिक्विड के अंदर हो, चाहे वो प्लेन सरफेस उस कंटेनर का हो जिसके अंदर लिक्विड को स्टोर किया गया है। जहां पर लिक्विड को आपने रखा है उसमें कंटेनर की सरफेस भी हो सकती है, लिक्विड के अंदर अपने आप कोई सरफेस हम इमेजिन भी कर सकते हैं। दोनों के लिए सेम कंसेप्ट। बोलो ठीक है नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ठीक है? sir. चलिए ठीक है। हटा दे फिर इसको। Yes, sir. Yes, sir. एक और एग्जांपल ले रहे हैं। थोड़ा सा कंटेनर का शेप चेंज करने वाले हैं, तो कंटेनर का जो बेस है वो थोड़ा सा स्लैंटेड फॉर्म में है, स्लैंटेड ट्रेपेजियम फॉर्म में। ट्रेपेजियम के फॉर्म में कुछ ऐसा कंटेनर है हमारा, थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में, बट इनर साइड ये ऐसे ही जाएगा। ये कुछ ऐसा है, मतलब इस टाइप का कंटेनर है। जो बेस है वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल ना होकर के टिल्ट हो गया, स्लैंटेड हो गया है, और इसके अंदर लिक्विड फिल कराया गया। ठीक है, ये H1, इस तरफ H2, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ इसकी L है, हॉरिजॉन्टल लेंथ L, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कुछ थीटा है, मान लीजिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। बताओ इसके बेस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, इस कंटेनर के बेस पार्ट पर फोर्स की वैल्यू। जो इसका बेस है यहाँ पर कितना फोर्स होगा। बताए। बेस स्लैंटेड है इसका, और ऊपर कैसे स्लैंटेड होगा, ऊपर का कंसेप्ट पहले बता चुके हैं कि जो टॉप लेवल होता है वो हमेशा ग्रेविटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सर यहाँ वो थीटा समझ नहीं आ रहा सर, थोड़ा सर क्लियर सर कर वो दीजिए। यही समझ में नहीं आ रहा। क्यों भैया, किसी कंटेनर को हम रेक्टेंगुलर बॉक्स को टिल्ट नहीं कर सकते। एक रेक्टेंगल ले करके उसके नीचे एक लकड़ी का गुटका लगा के हम बॉक्स को टिल्ट नहीं कर सकते ऐसे। ओके सर, सर मतलब जहाँ आपका वो लेफ्ट वाला हाथ है वहां पे है। लेकिन रेक्टेंगल को एक साइड नीचे उसके एक ईटा लगा दो, एक ईटा लगा के उसका बेस तो हम टिल्ट कर ही सकते हैं। यस Yes, सर। sir. जैसे मतलब बेस की शेप वैसी नहीं है, बेस रेक्टेंगुलर ही है। बेस तो रेक्टेंगुलर ही है, टिल्टेड फॉर्म में है खाली। ओके सर। अभी भी कंसेप्ट लगाएंगे इसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला। बट ऊपर से उसका डिस्टेंस चाहिए, टॉप साइड से। ये डिस्टेंस हो गया H1 यहाँ तक का, और H1 के बाद ये फर्दर डिस्टेंस चाहिए। सर ये माइनस H1/2 H2 minus H1/2 H2 minus H1/2 H2 माइनस H1 ये वर्टिकल डिस्टेंस होगा, ध्यान दो। तो H2 माइनस ये होगा वर्टिकल डिस्टेंस। हाँ ठीक है,
उसका हाफ कह दो, H2 माइनस H1 बाय 2, राइट। तो ये प्रेशर इस पॉइंट पर जब कैलकुलेट होगा तो P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी, ये H1 और प्लस इतना डिस्टेंस और जो सेंटर ऑफ मास तक का होगा वो H1 प्लस H2 माइनस H1 बाई 2। तो ये टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय इसका ये वाला एरिया। एक साइड अब इसके लिए ये डायमेंशन भी देनी चाहिए, तो वो B मान के चलेंगे, ये डायमेंशन B है, तो एरिया इज B इंटू ये वाली लेंथ, B इंटू ये लेंथ, और ये लेंथ इससे आएगी। अगर ये H2 माइनस H1 और ये थीटा है तो ये लेंथ ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू आएगी, कैपिटल लेंथ सर ट्रिग्नोमेट्री से निकालो, एंड दिस इज वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑन दिस सरफेस। सर सर यहाँ पर जो हम लोग ने जी साइन थीटा लेना चाहिए ना, क्योंकि सर ये तो जी यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं होगा ना। नहीं मतलब है, ये तो मैं समझा रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं कि सरफेस परपेंडिकुलर है या नहीं है, फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा, लेकिन आंसर में जो प्रेशर वेरिएशन है वो तो जी से ही आएगा। यस सर, वो प्रेशर ओरिएंटेशन पे नहीं डिपेंड करता। फोर्स आप परपेंडिकुलर दिखाइए, लेकिन कंसेप्ट जो प्रेशर वेरिएशन का है, अप डाउन थ्योरी, ठीक है। एक काम करो, इसी के हॉरिजॉन्टल लेवल पर यहाँ पर एक पॉइंट दो, इसके हॉरिजॉन्टल लेवल पर यहाँ पर एक पॉइंट, तो यहाँ पर प्रेशर वेरी करने में जी का यूज करोगे या जी के कंपोनेंट का यूज करोगे, बताओ जरा। जी का सर तो जी जी और उसी के हॉरिजॉन्टल लेवल पे जब यहाँ आओगे तो सेम प्रेशर नहीं आ जाएगा। जी का यूज करेंगे। यस यस तो सर। प्रेशर वेरिएशन में इस एंगल का कोई काम ही नहीं है, यस सर। फिर सेम रूल है, प्रेशर फाइंड करना है मेरे को अल्टीमेटली प्रेशर वेरिएशन के कांसेप्ट से। सर क्वेश्चन में H1 दिया होगा ना सर, H1 सब की वो प्रॉब्लम नहीं है कि डेटा तो 100% दिया जाएगा ना भाई, आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आता है कि डेटा ना दिया जाए। हमें ये चीज समझनी है, हमें पीसीजी का मतलब समझना है यहाँ पर। सर H2 माइनस वो जो अभी आपने बोला था ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है, सो किसको निकालने के लिए यूज करना होगा? एल के लिए क्योंकि एरिया के लिए यस सर, समझ गया। ये एल दिया Yes, नहीं है, ये एल आपको इससे निकालना पड़ेगा H2 माइनस H1 और थीटा का यूज करके। यस सर, ओके। मैथ में उलझे पड़े हो कि मैथ कैसे लगेगी, फिजिक्स कैसे होगी, वो नहीं, मैथ कैसे लगेगी, मतलब एरिया कैसे आएगा, ये कैसे आएगा। मतलब जो जिस पे एक्चुअल में कोई काम नहीं है हमारा अभी। ये हो गया प्लेन सरफेस के लिए ना। यहीं पर सेकंड रूल, वो है कर्व सरफेस के लिए। फॉर द सेकंड रूल, अगर कोई कर्व सरफेस हो और उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है, प्लेन नहीं है, हेमिस्फीयर है, सिलेंडर है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट रूल है। कर्व सरफेस के लिए रूल थोड़ा सा अलग है। कर्व सरफेस का जो रूल है वो कंपोनेंट्स के फॉर्म में है। उसमें एक वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट किया जाएगा और एक कैलकुलेट करेंगे उस कर्व सरफेस के फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दो अलग अलग फोर्सेस कैलकुलेट होंगी, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल वाली फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो रूल है, रूल फॉर द वर्टिकल कंपोनेंट, वो ये कहता है इट इज इक्वल टू W, that is weight of fluid above the surface. Weight of fluid above the surface. Weight of the fluid above surface. ये इसका सीधा सा रूल होगा। हॉरिजॉन्टल के लिए थोड़ा सा अलग है, ये होगा मतलब इट इज इक्वल टू फोर्स ऑन अ प्लेन सरफेस
फोर्स ऑन अ प्लेन सरफेस, और प्लेन सरफेस इसके पहले डिस्कस हुआ अभी जस्ट पहले, फोर्स ऑन अ प्लेन सरफेस, बट कौन सा प्लेन? नहीं, वो सीजी वाला कंसेप्ट, फोर्स ऑन अ प्लेन सरफेस, और कौन सा प्लेन? द प्लेन known as, the plane which is known as क्या, बल्कि basically which is projection of curve, the plane which is a projection of curved surface on vertical, projection of curved surface on a vertical. अभी थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। सर ये प्रोजेक्शन वेक्टर वाला है, वो जो वेक्टर्स का प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन वेक्टर का नहीं, सरफेस का प्रोजेक्शन कह रहे हैं, कर्व सरफेस की प्रोजेक्शन ऑफ ए कर्व सरफेस ऑन अ वर्टिकल प्लेन। ये थोड़ी सी अलग कहानी है, इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है, हम लोग प्रोजेक्टर वर्ड हमेशा यूज करते हैं कई जगहों पर, स्पेशली किसी प्रेजेंटेशन को देने में काम आता है। ये तो मूवीज में यूज होता है, थिएटर्स में यूज होता है, स्क्रीन पर मूवी को प्रोजेक्ट करने के लिए। जिस मूवी को हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो मूवी जिस टाइम पर मतलब रिकॉर्ड हुई होगी, जिस टाइम पर उस मूवी की शूटिंग हुई होगी, वो 2 डायमेंशन में हुई होगी या 3 डायमेंशन में? पिक्चराइजेशन जब किया गया होगा 3D का होता है, तो मूवी रिकॉर्डिंग हमेशा 3D होती है, लेकिन जब आप उसको व्यू करते हो तो वो रिकॉर्डिंग 2 डायमेंशनल। तो प्रोजेक्टर का काम क्या है? प्रोजेक्टर का काम होता है किसी भी 3D फिगर को एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जाए तो क्या दिखेगा वो। हम और आप अगर हमारी बॉडी का प्रोजेक्शन पीछे वाली स्क्रीन पर पड़े, जिसको आप शैडो भी कह सकते हो, परछाई, तो हमारी बॉडी 3 डायमेंशन की है, मतलब हमारी कुछ विड्थ है, हाइट है, और साइड में भी ऐसे है, मतलब हमारी बॉडी का वॉल्यूम निकाला जा सकता है। यस। बट जब हम लोग प्रोजेक्ट होते हैं किसी सरफेस पर शैडो के फॉर्म में, हमारा प्रोजेक्शन किसी सरफेस पर पड़ता है, तो वो हमारी बॉडी का सिर्फ आउटलाइन होता है, बॉडी का सिर्फ आउटलाइन ही तो बनेगा उसमें। यस उसी आउटलाइंड फिगर को बोलते हैं उस बॉडी का प्रोजेक्शन, परछाई कह लीजिए उसको, शैडो कह लीजिए उसकी। अगर मैं एक हेमिस्फेरिकल बॉडी दूं, हेमिस्फेरिकल बॉडी, आधा स्फीयर लूं, और उसको सामने वाली बोर्ड पर प्रोजेक्ट करे, मतलब उसकी शैडो इस बोर्ड पर बने, तो क्या वो भी स्फीयर बनेगा? सर्कल सर्कल बनेगा। हेमिस्फीयर का सेमी सर्कल बनेगा। उसी सेमी सर्कल को हम नाम देंगे कि वो उस हेमिस्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया है। यस सर। ठीक, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, लेकिन जैसे हेमिस्फेयर आप बोल रहे थे सर, लेकिन ऐसे उसको अगर हम लोग वर्टिकली पकड़ेंगे तो वो एक स्फीयर की तरह दिखेगा। वो डिपेंड करता है, ओरिएंट तो कह तो रहा हूँ कि ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है ना यार। एक ऑब्जेक्ट का शैडो कैसा बनेगा वो तो डिपेंड करेगा, और हमारी ही शैडो की बात कर लो, अपनी बॉडी से समझ सकते हो। आप खड़े हो और आपकी शैडो बन रही है, आप लेट जाओ तो आपकी शैडो डिफरेंट बनेगी। यस सर। वो तो ऑब्जेक्ट तो दिया ही जाएगा ना हमको, ऐसा थोड़ी है। पहले तो हमको इस बात को समझना होगा ना। हाफ सिलेंडर, आधे सिलेंडर का अगर हम बात करें, आधा सिलेंडर है हमारे पास, कंप्लीट नहीं है, हाफ सिलेंडर, और उसकी शैडो बनानी है, तो अगर बनेगा सर। एक मिनट, आधा सिलेंडर ऐसे होगा, मान लो हाफ सिलेंडर ऐसे होगा, पेपर को आधा सिलेंडर आप मोड़ो। अब अगर ये ऐसे, सुनिए, डिपेंड करता है, अगर ये ऐसे है, हाफ सिलेंडर ऐसे है, तो इसका सामने व्हाइट बोर्ड पर क्या प्रोजेक्शन पड़ेगा? यू बन जाएगा। यू टाइप बन के तो यू मतलब सेमी सर्कल ना, यू मतलब सेमी यस सर्कल। सर। यस यस सर। लेकिन अगर ये ऐसे है तो मतलब इस तरीके से, एंगल। इसका कर्व सर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। हाँ, अगर इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे इसके ऊपर, मतलब ये 3D ऑब्जेक्ट है, बट इसकी प्रोजेक्शन जब सामने पड़ेगी तो एक लाइन यहाँ पर दिखेगी, एक लाइन ऊपर, रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन जाएगा इसका।
यस सर। तो ये तो Yes, sir. यही इसी का तो Yes, कंसेप्ट sir. है, यही कंसेप्ट लगाना है, इसी में पूरा कंसंट्रेशन लगाना है, इसी में पूरा ब्रेन आपका यूज होगा कि प्रोजेक्शन फिगर क्या बनेगी, प्रोजेक्शन फिगर उस 3D ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा वो देखना पड़ेगा। जो भी उसका प्रोजेक्शन फिगर बनेगा, वो रेक्टेंगल बन रहा, सर्किल बन रहा, जो भी बनेगा वो एक 2D ऑब्जेक्ट्स होंगे, यस सर। वो एक प्लेन सरफेसेस होंगी। वो प्लेन सरफेसेस के लिए जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि उन प्लेन सरफेस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो प्रेशर होगा उसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. यस एक एग्जांपल के फॉर्म में करके देखो, पहले सर। इलस्ट्रेशन लेकर के देखेंगे तब बताएं। हाँ सर जैसे प्रोजेक्शन की, जैसे हमने वो हेमिस्फीयर का प्रोजेक्शन किया था, जब वो प्रोजेक्शन 2D होगी उसका रेडियस भी हेमिस्फीयर के रेडियस के बराबर ही होगा ना? बिल्कुल होगा यार। ओके। हाँ यार, आप ऐसे मानो, मेरे पास हेमिस्फीयर तो नहीं है अभी, बट भाई हमारे पास ये बॉटल का कैप है, ठीक है, बॉटल का कैप हेमिस्फीयर तो नहीं होता। नहीं तो सर समझ। आप इमेजिन करो, अगर इस कैप को मैं ऐसे रखूं और लाइट डालूं, लाइट, और ये ओपेक सर्कल। ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं हो, लाइट इससे पास ना हो पाए, तो सामने क्या शैडो बन जाएगी बताओ आप? सर्कुलर शैडो। Complete circle रहेगा. ये सर्किल बन जाएगा। यस सर। तो ये सर्किल जो होगा वो इस बॉटल के कर्व सरफेस का प्रोजेक्शन है। ये जो इसका कर्व सरफेस है सिलिंड्रिकल फॉर्म में, इसकी प्रोजेक्शन ये सर्कुलर एरिया बन जाएगी। यस सर। तो एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको। फॉर एग्जांपल, थोड़ा टफ है कंसेप्ट ये, थोड़ा सा टफ कंसेप्ट है, इसलिए बहुत केयरफुली इसको देखना होगा। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखना। थोड़ा सा वेट करना, जब फिगर बन जाए तब ड्रॉ करना है इसको। कुछ समझ आया फिगर क्या है ये? यस सर। यस सर। Yes, sir. क्या बना है कि वर्टिकल ऑब्जेक्ट में यहाँ पर क्या कर दिया आपने? सिलेंडर निकाल Cylinder सिलेंडर। आधा सिलेंडर। मतलब आधा भी नहीं है, क्वार्टर है ये। क्वार्टर क्वार्टर। यस Yes, क्वार्टर सिलेंडर। क्यूबॉइड Yes, में, sir. क्यूबॉइड में यहाँ से कुछ मटेरियल काट दिया और एक 1/4 सिलेंडर के फॉर्म में, 1/4 सिलेंडर के फॉर्म में एक मटेरियल काट के बाहर कर दिया ना। इसके अंदर लिक्विड है, इस कंटेनर के इनसाइड हमने लिक्विड फिल कर दिया यहाँ पर, मान लो जो भी है। और ये जो क्वार्टर सिलेंडर है इसका अपना कुछ रेडियस है, इसका अपना कुछ रेडियस कैपिटल आर है, क्वार्टर सिलेंडर है, और बाकी सब डायमेंशंस दी हुई हैं, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमें दी जाएंगी। मतलब ये आर है, फॉर एग्जांपल ये एच है, ये सब दिया जाएगा, ये लेंथ एल है, ये सब डी है। और हमारा क्वेश्चन ये है कि जो लिक्विड है वो इस क्वार्टर सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, यहाँ पर क्या फोर्सेस लग रही होगी। जो यहाँ पर पानी आएगा तो यहाँ पर भी वाटर होगा, तो ये वाटर इस सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, ये यही क्वेश्चन है मेरा, कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर, फोर्स ऑन दिस क्वार्टर सिलिंड्रिकल सरफेस, ये निकालना है मुझे।
अब पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स। थोड़ा सा इस फिगर को अलग से इमेजिन करें अगर, तो ये एक क्वार्टर सिलिंड्रिकल सरफेस, कुछ ऐसा अंदर की तरफ ऐसे जा रहा होगा ये। इमेजिन करिए सामने वाली दीवार पर इसकी प्रोजेक्टेड फिगर क्या बनेगी? क्वार्टर रेक्टेंगल। सामने वाली वॉल पे रेक्टेंगल। यहाँ पर अगर इसको प्रोजेक्ट करो, मतलब इसकी शैडो बनाओ, तो क्या प्रोजेक्शन बनेगी? rectangle। फिगर क्या बनेगी उसकी? रेक्टेंगल डायमेंशन सर। क्या डायमेंशंस होंगी उसकी? उस रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या होंगी? इसका प्रोजेक्शन जो पड़ेगा वहां पर बी R into B. R into R. और नहीं, R into B. R into B. आर इंटू आर नहीं, R R into into आर और बी होंगे, मतलब बी उसकी width। R into B. घर पे पेपर लो, पेपर को ऐसे आप रखो एक क्वार्टर सिलेंडर के फॉर्म में, आप ऐसे कर सकते हो। इसको जब सामने के दीवार पे प्रोजेक्ट करोगे, सिलेंडर के बिल्कुल सामने, मतलब इसको ले जाकर के दीवार से चिपकाओ। अगर ना समझ में आए तो एक सीधा तो तरीका बता रहा हूँ आपको। हाफ सिलेंडर है, आप इसको किसी वॉल पर चिपका दो और इसकी आउटलाइंस ड्रॉ करो, देखो क्या बनता है। तो अगर मैं हाफ सिलेंडर को ले जा करके पेपर पे रख दूंगा ऐसे किसी सरफेस पे, और मैं इसको आउटलाइन स्केच करूं, इसकी आउटलाइन स्केच करूं, तो यहाँ पर मेरा स्केच स्ट्रेट लाइन का बनेगा और नीचे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो कितनी डायमेंशन का रेक्टेंगल आएगा मेरे पास? Sir, R root 2 and B. नहीं यार, तुम्हारे पास पेपर हो तो पहले पेपर हो तो आधा सिलेंडर लो, पहले पेपर को हाफ सिलेंडर में फोल्ड करो और उसके बाद इसको अपने टेबल पर रखो। आप टेबल पर रख लो आधे सिलेंडर को, ऐसे हाफ सिलेंडर ऐसे बनाओ, टेबल पर रखो और इधर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए यहां से लेकर के यहां तक, और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर, मतलब इसकी बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। ये मान लो फेंसिंग करनी है, आप समझ लो सिलेंडर को जमीन पर रख करके इसकी फेंसिंग करो। तो उस फेंसिंग की डायमेंशंस क्या बनेगी? यहाँ पर कितनी लेंथ कंज्यूम करोगे और यहाँ कितनी? और बी एक 2R बनेगा, एक B बनेगा। तो ये तो ये हाफ सिलेंडर की बात हुई है, आधे सिलेंडर की। अब आप इमेजिन करो इस आधे सिलेंडर में से आधा पेपर आप काट दो और एक क्वार्टर सिलेंडर छोड़ दो आप, जस्ट अ क्वार्टर सिलेंडर। तो मैं आधे सिलेंडर को फोल्ड कर ले रहा हूं यहाँ पर ना। अब मेरे पास सिर्फ क्वार्टर सिलेंडर है। इस क्वार्टर सिलेंडर का प्रोजेक्शन, तो यहां से एक वर्टिकल लाइन नीचे खींचो और ये जो बेस पर रेक्टेंगल बनेगा आपका, B/2। ये सिर्फ क्वार्टर सर्किल है। एक बार ध्यान दीजिए, क्वार्टर सर्किल, ओनली क्वार्टर सर्किल। अभी दिख नहीं रहा होगा लेकिन जस्ट अ क्वार्टर सर्किल। तो इसके सेंटर से नीचे एक लाइन गई, ये बेस पर क्या विड्थ आएगी तुम्हारी? यहाँ पर बेस पर और अंदर वाली डायमेंशन क्या सिलेंडर की लेंथ नहीं बन जाएगी पूरी? Yes, so B. Yes, sir. B. तो ये प्रोजेक्शन फिगर क्या बनेगी? प्रोजेक्शन अंदर ऐसे जा रहा होगा, ये प्रोजेक्शन ऐसे होगा ये। यस सर। होगा नहीं होगा ऐसा? होगा सर। यस सर। एक पर सुनो तो रुको, अभी कंप्लीट कर दो, यहाँ पर कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। और एक नीचे भी प्रोजेक्शन है, मतलब कि अगर मेरे पास, अब मैं नहीं दिखा पा रहा, तुम लोग अपनी तरफ से पता नहीं ट्राई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अदरवाइज कि अगर मैं ऐसे कोई क्वार्टर सिलेंडर लूं, क्वार्टर सिलेंडर, और यहाँ पर एक फ्लैट सरफेस अटैच कर दूं, नीचे एक फ्लैट सरफेस अटैच कर दूं और यहाँ पर भी एक फ्लैट सरफेस अटैच कर दूं, तो जो नीचे फ्लैट सरफेस में अटैच करूंगा उनकी क्या डायमेंशंस होंगी? इस सिलेंडर को पूरा कवर करने के लिए कितनी डायमेंशन का रेक्टेंगल चाहिए होगा तुम्हें? और ऐसे वर्टिकली कवर करने के लिए क्या चाहिए? ऐसे इधर पे जो सिलेंडर की लेंथ है वो भी B/R चाहिए। सर सेम, यस सर सेम होगा। तो
ये जो रेक्टेंगल सामने देख रहे हो आप, ये इट इज प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल सरफेस, और ये जो दूसरा रेक्टेंगल आप देख रहे हो जो हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, ये वर्टिकल प्रोजेक्शन है। और हमें कौन सा प्रोजेक्शन चाहिए यहाँ पर? वर्टिकल। वर्टिकल। हालांकि दोनों का एरिया सेम है, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट है कि आप वर्टिकल प्रोजेक्शन पे जाएं उसकी। और जो उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन मिला, उसका सेंटर ऑफ मास, वर्टिकल प्रोजेक्शन का सेंटर ऑफ मास, ये जो सामने रेक्टेंगल है उसका मिड पॉइंट, b/2 r/2। ये ऊपर से कितनी डेप्थ पर होगा, नीचे ऊपर से क्या डिस्टेंस होगी इसकी? नहीं नहीं h plus r/2 तो h H plus plus r/2 r/2. h plus r/2 h plus r/2। तो वहां पर प्रेशर कितना होगा? सर rho g h plus r/2। r/2, ये तो उसकी डेप्थ है, इसमें रो इंटू जी और मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फिलहाल 0 मान रहे हैं, जस्ट कंसेप्ट की फोकस करने के लिए। अगर होगा तो इसमें PA ऐड कर देंगे, और इसको इस प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि एक रेक्टेंगल बन गया, R into b। इंटू बी। तो इतना हॉरिजेंटल फोर्स आएगा, इतना फोर्स हॉरिजेंटल आएगा राइट साइड डायरेक्शन में। सर सर हमने सर वर्टिकल सरफेस प्रोजेक्शन क्यों लिया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्यों नहीं लिया? वो रूल बता दिया भैया, रूल है, ये रूल है, क्योंकि फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है ना, नॉर्मल फोर्स है ये। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल सरफेस एंड द वर्टिकल फोर्स विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। यस सर। फोर्स हमेशा प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो हमें अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालनी है तो हमें कौन सा प्लेन कंसीडर करना पड़ेगा जिसका परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल जाता हो? सो वर्टिकल। इसीलिए वर्टिकल प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ। ओके सर। और अभी भी जिनको प्रोजेक्शन समझ में ना आया हो, वो इमेजिन करो, इसी टाइप का केक बनवाओ आप, एक क्वार्टर सिलिंड्रिकल केक ड्रॉ करिए, बनवाइए, उस पे नाइफ से कट करो, वर्टिकली नाइफ को लेके जाओ नीचे, क्वार्टर सिलिंड्रिकल केक बनवा करके आप नाइफ से नीचे कट करते जाओ। क्या प्लेन बनेगा जहां पर कट किया होगा तुमने, जहां वो केक कट हो रहा होगा, उस कट वाली साइड पर क्या फिगर बनेगी? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। सिलेंडर लो, ये सिलेंडर बना, इसमें आप किसी भी जगह पर वर्टिकली नाइफ ले जाओ, वर्टिकली एक चाकू ले जाओ जो वर्टिकली नीचे जाए। तो उस चाकू से कटने के बाद, उस नाइफ से जब कटेगा, तो कटने के बाद यहाँ पर फ्रंट साइड से क्या सरफेस दिखेगा आपको? इसको मैं काट दूं, उसको ही प्रोजेक्टेड एरिया मान लो, वही प्रोजेक्टेड एरिया है। और कितने तरीके से समझाऊं? सर अब आ गए। मैं एक ही चाकू लेके दिखा रहा हूं। That is called projected area. यस सर। ये हो गया हॉरिजॉन्टल फोर्स। वर्टिकल के लिए ये और भी खतरनाक है, वेट ऑफ फ्लूइड अबव दिस सरफेस। मतलब कि इस क्वार्टर सिलेंडर के ऊपर कितना लिक्विड है, इस क्वार्टर सिलेंडर के ऊपर क्या लिक्विड है। तो हमको क्या करना है, बहुत केयरफुली सुनना, इस क्वार्टर सिलेंडर के ऊपर अबव दिस क्वार्टर सिलेंडर, यानी कि इस तरीके से पूरा जो जाएगा, आपको ये पूरा वॉल्यूम निकालना है, इस क्वार्टर सिलेंडर के ऊपर कितना वॉल्यूम जा रहा है। सर उसके ऊपर जितना है और उसको वो जो स्पेयर वाला है, मतलब उसको हम लोग माइनस कर दे तो वो आ जाएगा। तो हाँ, मतलब इसमें करना है, ठीक है, वो बात सही है। हमारा एम क्या है बता दूं आपको, एम ये है, जहां ये क्वार्टर सिलेंडर खत्म हो रहा है, इसके इधर वाले पोर्शन को आप छोड़ दीजिए, इस साइड वाले से कोई मतलब नहीं।
इसके ऊपर कितना लिक्विड है ये चाहिए सिर्फ आपको, मतलब जिस लिक्विड का लोड इसके ऊपर पड़ेगा वो तो ऊपर वाला होगा ना। तो ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन ध्यान से देखना, सिलेंडर की ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये, फिर ये, फिर ये, आपको ये पूरा वॉल्यूम चाहिए। क्या इसको निकालने के लिए अगर मैथमेटिकल ब्रेन है तो ये डिस्टेंस हमारी बोलो बोलो बोलो, बोलते रहो। क्यूबॉइड से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो कौन सा क्यूबॉइड लेने इसमें? सर R into L R H और into B वाला। H और R वाला। एक डायमेंशन बी होगी, यस सर, होगी H होगी into H into एक H प्लस R होगी। H plus R। सर वही H प्लस R। एक मिनट, तो बी एक डायमेंशन बी हो गई, एक डायमेंशन R हो गई और एक डायमेंशन H प्लस R हो गई। ये तो क्यूबॉइड का है, लेकिन आपको सिलेंडर के ऊपर का ही वॉल्यूम चाहिए, सिलेंडर के नीचे का वॉल्यूम नहीं चाहिए। ये क्वार्टर सिलेंडर है, तो माइनस 1/4 ऑफ 4 pi R square है। तो तो B हो जाएगा यहाँ पे। पाई आर स्क्वायर बी यस सर, ये इतना वॉल्यूम सिलेंडर के ऊपर है, तो उसका वेट कितना डेंसिटी ऑफ होगा? लिक्विड सुनिए, उसका वेट इनटू चाहिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू रो जी इनटू जी। इसको हटा दे रहे हैं आप, क्योंकि अब एक एग्जांपल बता दिया, फिर अभी और एग्जांपल्स आएंगे तो दिखा देंगे। अभी खत्म नहीं हुआ ये, हमने क्या लिखा था यहाँ पर, हमने तो इरेज कर दिया। क्या लिखा था? वेट ऑफ क्या लिखा था? तो वेट ऑफ द सरफेस का सरफेस। सुनिए, तो फ्लूइड लिखा था, लिक्विड नहीं लिखा है। और फ्लूइड में एयर भी काउंट होता है। तो इसके ऊपर, अब इसके और ऊपर बढ़ोगे जब यहाँ तक और ऊपर, तो यहाँ पर एयर होगा, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट करने का मतलब एयर को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो हमारा यही फाइनल आंसर है। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट नहीं करते, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेग्लेक्ट ना किया जाए तो इसकी करेक्शंस कैसे की जाएंगी? सर एफएच होगा, एक तो यहाँ पर करेक्शंस होंगे, यहाँ पर पी एटमॉस्फेयर ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा कंसेप्ट। फिर यहाँ पर भी करेक्शंस होंगे। हाँ, अब इस सरफेस के ऊपर जो एयर है उसका वेट चाहिए। इस सरफेस के ऊपर कितना एयर है उसका टोटल वेट, और जो वेट ऑफ एयर है, वेट ऑफ एयर अपॉन द एरिया, इसी को तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम दिया गया है। यस सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफाइंड यही है, इट इज द टोटल वेट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर पर यूनिट एरिया। सो वेट ऑफ एयर कैलकुलेट करने के लिए so P atmosphere multiplied by the area. Which area? This one. क्योंकि इसी पर एयर है, एयर इस सरफेस पर है, ये B into R। इतना फोर्स इस वाटर सिलेंडर पे वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा होगा, और फोर्सेस कंप्रेस करेंगे इसको, तो वर्टिकली डाउनवर्ड कंप्रेस करेंगे और हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ कंप्रेस करेंगे। ये डायरेक्शन से फोर्सेस की। बाकी किसी बुक में देख लेना, ये इंटीग्रेट होके मिलेगा तुम्हें, किसी भी बुक में इस क्वेश्चन को कर लेना।
यस सर, वो HCV का 8th क्वेश्चन जो आपने दिया था सॉल्ट एक्सरसाइज में, सॉरी एक्सरसाइज में दिया था सर। HCV छोड़ आप अरिहंत HCV सिंगे जो उठा दो दुनिया में कोई Yes, तुमको ये sir. नहीं बताएगा, वो सब इंटीग्रेशन की मेथड दे रहे हैं कि आप इंटीग्रेट करके ले आओ आंसर। यस सर, हेलिडे में भी इंटीग्रेट किया हुआ है उसने सब में, हाँ बता रहा हूँ, ये लोग नॉन इंटीग्रेशन मेथड बताते ही नहीं है कभी। और अभी थोड़ी देर वेट करो, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात दिखाते हैं। सर PABR वाला एक बार बता दीजिए ब्रीफ में। कौन सा? सर जो ऐड किया है, मतलब हमने जब वेट ऑफ एयर माना है। हाँ, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया, हमें सिर्फ उतना ही एयर चाहिए जो इस क्वार्टर सिलेंडर के ऊपर जा रहा हो, मतलब इसके ऊपर वाले पोर्शन की एयर चाहिए, मतलब इस एरिया के कांटेक्ट में जो एयर आएगी। तो ये R डिस्टेंस है, क्योंकि ये सिलेंडर का हॉरिजॉन्टल विड्थ है R, हम सिलेंडर से ही ऊपर जा रहे हैं। ये फिगर एक्चुअली आप समझ नहीं पा रहे, तो ये फिगर उस तरह से बना हुआ नहीं है। समझ गया सर, मैं R समझ गया सर। उसका ऊपर वाला पोर्शन है। यस सर। 3D ऑब्जेक्ट से विजुअलाइज करने में थोड़ा सा टफ होता है। अब एक बात दिखा रहे जो, एक और जो चीज दिखाएंगे वो देखना, तो अगर अच्छा ना लगे तो बता देना। जो स्टेटमेंट दे रहा हूं उसको बहुत केयरफुली दीजिए, बहुत ही केयरफुली। मैं एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, और सपोज दैट वो मतलब कुछ सबमर्ज है और कुछ एयर में है, मतलब पार्शियल सबमर्ज है। साइन कर रहे हैं कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है ना बोर्ड कुछ यहाँ पर। नो सर, ठीक है, सही है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, सिलेंडर है, हम ग्रेजुअली बॉयंसी के कंसेप्ट पे आने जा रहे हैं, पहले बता दो आपको, बॉयंसी आर्किमिडीज के कंसेप्ट की तरफ। एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लो, सपोज दैट वो कुछ स्मॉल h सबमर्ज है और टोटल लेंथ इसकी L है, टोटल L है और स्मॉल h सबमर्ज है। लिक्विड हैज अ डेंसिटी ऑफ रो L, लिक्विड हैज अ डेंसिटी ऑफ रो L, ऊपर एटमॉस्फेयर है, उसका प्रेशर PA, राइट। क्वेश्चन बहुत केयरफुली सुनना, जो रूल्स बता दिए गए हैं वही रूल्स हैं, उसके अलावा कोई रूल है नहीं। उसके अलावा अगर आप रूल ऐड कर रहे हो तो सिर्फ डिस्टर्ब हो गए और कुछ नहीं मिलने वाला, कोई बेनिफिट। अगर मैं पूछूं कि इसके टॉप सरफेस पर क्या फोर्स लग रहा होगा, तो नंबर 1 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल करने, सुनो न्यूमेरिकल करने से पहले सेल्फ क्वेश्चनिंग, इज इट प्लेन सरफेस और अ कर्व सरफेस? प्लेन सरफेस। उसका रूल याद करिए, PCG into A। PCG into। तो व्हाट विल बी प्रेशर एट दिस सेंटर? यहाँ पर कौन सा प्रेशर होगा? PATM। तो फोर्स यहाँ पर जो लगेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, जो कि पाई r स्क्वायर कर सकते हो सर्किल एरिया को। ठीक है, बोलो। यस Yes, sir. यस सर। फोर्स इसके बेस पे जो लगेगा, फोर्स ऑन द बेस, प्लेन है कि कर्व है? प्लेन। तो इसके सेंटर पर क्या प्रेशर होगा? PATM प्लस PA प्लस rho rho G। A प्लस H1G into सर इस सिलेंडर के अंदर है क्या? सॉलिड सेमी मेटल है, सर उसका डेंसिटी। सुन लेना, अगर थोड़ा भी डेविएट हुए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कुछ ना समझ में आएगा। सर PATM प्लस rho G H होगा। ध्यान से सुने, हाँ। यहाँ पर लेक्चर 1 की अप डाउन थ्योरी, लेक्चर 1 की अप डाउन थ्योरी, जिसमें ये कहा गया था कि अगर लिक्विड के 2 पार्टिकल्स कहीं भी आपस में कनेक्टेड मिल जाएं अप डाउन करके, यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? देखो
PATM ATM आइए उससे h डिस्टेंस नीचे, रो GH प्लस रो GH प्लस रो GH। तो प्रेशर इज PATM प्लस रो GH। चलिए उससे हॉरिजॉन्टली लेफ्ट, सर सेम रहेगा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि इसके ऊपर मेटल है? सर कुछ नहीं। यस सर। प्रेशर तो यहाँ पर P एटमॉस्फेयर प्लस रो GH ही रहने वाला है। लिक्विड की अप डाउन थ्योरी कि अगर दो पॉइंट्स के बीच कनेक्शन है लिक्विड से होता हुआ, अगर आप लिक्विड से होते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हो, सर बट बीच में मेटल भी तो आ गया ना। तो क्या हुआ? दूसरा रास्ता है ना लिक्विड वाला। नो कोई सर एक रास्ता, सुनो तो पहले, कोई एक रास्ता तो है जिसके थ्रू मैं जा सकता हूँ। यहाँ से यहाँ जाने का एक रास्ता तो है जिसमें मैं लिक्विड से जा सकता हूँ। सर लिक्विड के साथ मेटल भी तो है, इसी रूट में एक मेटल भी तो है। सर तो उसमें आपको पूछना पड़ेगा ना कि आप हाँ, ऊपर metal से कहाँ है? प्रेशर पूछ रहे हैं कि नीचे से प्रेशर पूछ रहे हैं। सर प्रेशर वो चारों जो तरफ, सुनिए पहले, प्रेशर चारों साइड से एक ही होता है, ऊपर नीचे से अलग प्रेशर नहीं लगते। यस सर। प्रेशर Yes, एक sir. पॉइंट पर चारों साइड से बराबर होता है। आप नया कंसेप्ट क्यों बना रहे हो यार? तो डे 1 पे लिखा था कि प्रेशर सरफेस आप हॉरिजॉन्टल बनाओ, वर्टिकल बनाओ, एट वन पॉइंट देयर इज यूनिक प्रेशर। यस सर। Yes, sir. ये है डिफिकल्ट कंसेप्ट। मैंने पहले बोल दिया कि थोड़ा सा आर्किमिडीज की थ्योरी और ये सब कंसेप्ट डिफिकल्ट है। मैं ये कह रहा हूँ लिक्विड है और इस सिलेंडर के नीचे भी लिक्विड है, तो वाया लिक्विड मैं इस पॉइंट तक तो जा सकता हूँ ना, जो सिलेंडर के जस्ट नीचे वाला पॉइंट होगा। यस सर। सिलेंडर के जस्ट नीचे का पॉइंट, यस सर। क्या वहां पर ये प्रेशर नहीं होगा? यस सर। यस सर यस। Yes, sir. जिनको डाउट है वो लेक्चर 1 पे दोबारा जाए, जिनको डाउट है। और इसको एरिया ऑफ द सरफेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ए। ये यहाँ का फोर्स आ गया। अब इसमें एक कर्व सरफेस भी है, एक कर्व सरफेस, लेकिन ये पूरा सिलेंडर है, चारों साइड से सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस है। क्या इस कर्व सरफेस के ऊपर कोई फोर्स है या इसके साइड में फोर्स है? Is there any liquid above the curved surface? नो सर। नो सर। राइट और लेफ्ट में ना, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, ऊपर तो नहीं है। यस सर। नो सर। इस पर कोई वर्टिकल फोर्स तो आएगी नहीं, इस कर्व सरफेस पे कोई वर्टिकल फोर्स नहीं आएगी। और रही बात हॉरिजॉन्टल फोर्स की, तो ये सिमेट्री है। सर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ये वाला लिक्विड इधर से कंप्रेस करेगा तो इधर वाला लिक्विड ऐसे कंप्रेस कर देगा, दोनों साइड के कंप्रेशन आपस में कैंसिल आउट करके। सो अल्टीमेटली इस कर्व सरफेस के ऊपर ना तो हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स काम करेगी, ना वर्टिकली कोई फोर्स काम करेगी, अभी जो रूल्स बताए गए थे उसके हिसाब से। तो कर्व सरफेस के ऊपर ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, खत्म हो गया। ऊपर वाले सरफेस का फोर्स कैलकुलेट हो गया, नीचे वाले सरफेस का फोर्स कैलकुलेट हो गया। इन सारी सरफेसेस की फोर्सेस का रिजल्टेंट सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑल सरफेसेस। अब सिलेंडर में 3 ही सरफेस होता है, अब इतनी तो ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए। वी हैव 3 टाइप ऑफ सरफेसेस इन द सिलेंडर। Top is the circular, bottom is circular, and a curved surface. There is no force on the curved surface. The forces are present on these two plane surfaces and calculated by pressure multiplied by the area method. Now we have to find the resultant of these two. And obviously this force is larger than the above force. Yes, sir. So resultant of these two forces, one is upward, other one is downward.
रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इन द अपोजिट डायरेक्शंस। GH into rho GH इसमें से इसको माइनस करिए, दैट विल बिकम रो एल GH times HA, and this we call as buoyant force, buoyancy, upthrust. So what is the definition of the buoyancy? Buoyancy या upthrust या buoyant force की definition क्या बनी? It is sum of, जो लिखा है यही definition है. Buoyancy is the sum of forces acting on all the surfaces of object. All means चाहे वो पानी में हो चाहे वो एयर में हो, उसकी जितनी भी सरफेसेस हैं उन सरफेसेस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, कौन से फोर्स? स्प्रिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, कौन से फोर्सेस की बात हो रही है? प्रेशर फोर्सेस कह लीजिए इसको। सम ऑफ ऑल प्रेशर फोर्सेस, क्योंकि फोर्स तो और भी लग सकते हैं, ग्रेविटी की, फ्रिक्शन की, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। प्रेशर की वजह से बॉडी की जितनी सरफेसेस हैं उन पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का रिजल्टेंट फाइंड करें अगर, उसको हम बुओयेंसी कहते हैं। ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है। बट वो किसके इक्वल बन रहा है? डेफिनेशन ऑफ बुओयेंसी ये है, बट दैट इज इक्वल टू H into A। क्या है ये? वॉल्यूम। वॉल्यूम लेकिन वो वॉल्यूम ये जो पानी में है, जितना पानी में डूबा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड वॉल्यूम कहते हैं। यस सर। सबमर्ज्ड वॉल्यूम हुआ ये। Yes, sir. Yes. And now buoyancy is volume of object which is submerged in the liquid and the density of liquid into G। क्या ये लिक्विड का वेट कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं? यस सर। यस सर। Yes. कितने लिक्विड का? जितने जितने लिक्विड को इस displace हो। बॉडी में, वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर so this is weight of liquid displaced by the object। और क्या आर्किमिडीज के स्टेटमेंट में यही लाइन लिखी हुई है? यस सर, यही लिखिए। Statement of Archimedes that buoyancy is equals to the weight of liquid displaced by the object। तो यहाँ पे वेट ऑफ लिक्विड कैसे बन गया? डेंसिटी तो लिक्विड की है, वो वॉल्यूम जो सबमर्ज्ड है उसको आप लिक्विड से तो कैसे? देखो तो क्या लिखा है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। अच्छा, मतलब जितना ओके सर। वॉल्यूम Yes, पानी sir. में डूबा है, अगर ये सॉलिड यहाँ उतना ही नहीं होता डिस्प्लेस तो, होगा। हाँ भाई, जितना Yes, sir. सबमर्ज वॉल्यूम है, अगर यहाँ पर लिक्विड रहा होता पहले, यस सर। सबमर्ज वॉल्यूम में अगर लिक्विड रहा होता तो कितने वेट का होता? वही वेट बुओयेंसी होती है। ओके सर। एक बार फिर स्टेटमेंट ध्यान सुनना। जब आपने बॉडी को लिक्विड में सबमर्ज कर दिया है तो उसका जितना सबमर्ज वॉल्यूम है, एक्चुअल में इस वॉल्यूम में तो मटेरियल लगा हुआ है, इस वॉल्यूम में मेटल है। यहाँ पर जो वॉल्यूम है ये मेटल का वॉल्यूम है। बट अगर मैं ये मानूं कि सबमर्ज्ड पार्ट मेटल ना होकर के लिक्विड रहा होता तो उसका इतना ही वेट बनता। यस और सर। उसी वेट को आर्किमिडीज कह रहे हैं कि ये बुओयेंसी बनेगी। यस सर। आर्किमिडीज बुओयेंसी को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बुओयेंसी की डेफिनेशन नहीं है, वो बुओयेंसी का मेजरमेंट है कि बुओयेंसी की वैल्यू इतनी आएगी। डेफिनेशन ऑफ बुओयेंसी सम ऑफ ऑल प्रेशर फोर्सेस, कोई ऊपर लिखा हुआ है। प्रेशर की वजह से बॉडी की जितनी सरफेसेस हैं उन पे जितने भी फोर्स लगेंगे उनका रिजल्टेंट लाओ, और वही बुओयेंट फोर्स की डेफिनेशन है। न्यूमेरिकली कैलकुलेट वो इससे किया जाएगा।
और डायरेक्शन क्या बन रही है? कौन सा फोर्स लार्जर है इसमें से? नीचे वाला नीचे वाला तो नीचे वाला सर। buoyancy will act upward। अजीब बात है, देखो ये डिस्प्लेस लिक्विड का वेट है, बट वेट किधर लगता है? नीचे जनरली नीचे लगता है, ये ऊपर लगता है। buoyancy ऊपर क्यों दिखा रहे हो? क्या buoyancy डिस्प्लेस लिक्विड का वेट है या सर, buoyancy की सर, वैल्यू normal डिस्प्लेस reaction लिक्विड की value है वेट थी? force है। वो सिर्फ एक वैल्यू है। वैल्यू है। हाँ मैग्नीट्यूड बता रहे वैल्यू हैं। है सर। हाँ, जो लिक्विड का वेट buoyancy नहीं है उसके बराबर, लेकिन ऊपर लगेगा buoyancy। Done? यस तो सर। सर ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट हो जाएगा buoyancy। बिल्कुल, buoyancy has a value। हम लिक्विड की वेट को buoyancy नहीं कह रहे यार, क्योंकि अगर वो buoyancy होता तो नीचे लगना चाहिए था ये। फिर बॉडीज फ्लोट कैसे करेंगी? लिक्विड की वेट के बराबर ही buoyancy होगा, लेकिन डायरेक्शन ऊपर होगा। सर बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड होगा ना? फ्लूइड, यस सर, फ्लूइड। क्योंकि आपने यहाँ एटमॉस्फेयर का भी फोर्स दिया है, यस सर। तो buoyancy में लिक्विड का फोर्स नहीं है। एक और ये भी मिसकंसेप्शन है कि buoyancy इज द फोर्स बाय लिक्विड। गलत है। इज buoyancy फोर्स बाय लिक्विड? नो ये सर। फोर्स, नो ये सर। फोर्स बाय लिक्विड, फ्लूइड सर। ये फोर्स बाय लिक्विड है जो यहाँ लिखा है बॉटम पे। दिस इज फोर्स बाय लिक्विड, बट ये buoyancy नहीं है। दिस इज फोर्स बाय एटमॉस्फेयर, ये भी buoyancy नहीं है। एटमॉस्फेयर और लिक्विड की फोर्सेस का रिजल्टेंट वो buoyancy है। सर अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग नहीं लें तो सर हम लोग को buoyancy फिर हम लोग नहीं यूज कर सकते ना, फिर हम लोग को ये P rho GH से करना पड़ेगा ना। कर रहे एक एक करके सारा आंसर कर रहे हैं। एक एक मुझे buoyancy को समझने में बहुत दिक्कत होती है। मतलब buoyancy जितना आसानी से आर्किमिडीज ने लिख दिया है उतना आसान कंसेप्ट है नहीं है, और लोग स्टूडेंट्स को भी ऐसे लगता है buoyancy मतलब वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। खत्म। यस सर, HCV में भी जब यही तक लाइन लिखी इसकी है। इन डेप्थ स्टडी नहीं करोगे buoyancy में कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला, चाहे जितना पढ़ लो। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि buoyancy इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। नंबर 1, buoyancy इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। नंबर 1। नंबर 2, it is the force by the contact of solid with air or solid with liquid। solid air contact, solid liquid contact में जो फोर्स लगेगी उनके रिजल्टेंट को buoyancy का नाम दे रहे हैं। buoyancy ना तो एक्सक्लूसिव लिक्विड की फोर्स बता रहा है आपको, ना ही ये एक्सक्लूसिव एयर की फोर्स बता रहा है मुझे। ये मुझे एयर और लिक्विड की फोर्स का रिजल्ट बता रहा है, रिजल्टेंट बता रहा है। यहां तक में कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। नो सर। No, sir. राइट, ओके। नाउ आर्किमिडीज ने ये काम किया था कि उनको पता था कि आगे पढ़ने वाले लोग जो है वो पढ़ेंगे तो है नहीं। उनको ये पहले से पता था कि मेरी प्रिंसिपल को पढ़ने वाले लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे नहीं, वो सिर्फ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि स्कूल के पेपर में आना है उनके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसे लोगों के लिए एक काम करता हूं मैं, buoyancy की वैल्यू डिस्प्लेस लिक्विड की वेट के बराबर खत्म कर दो न्यूमेरिकल। शॉर्टकट दे दिया उन्होंने कि क्यों डेफिनेशन के चक्कर में पड़े हो। मैं तुमको बता रहा हूं ना कि buoyancy इतनी होगी, इतना लिख लो। और शॉर्टकट्स हमेशा कंफ्यूज करते हैं। सर इस टर्म में फिर पीए कहाँ चला जाता है? तो ये तो बोल रहा हूं ना कि buoyancy में एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आया नहीं। buoyancy में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या नहीं है? नहीं है।
नहीं नहीं है सर। लेकिन फोर्स बाय लिक्विड में है सर। फोर्स बाय एटमॉस्फेयर में है सर। सर। अब कंसेप्ट सुनो, कंसेप्ट क्या, क्वेश्चन सुनो। अगर कोई ये कहे फॉर सम रीजन समहाउ वी इंक्रीज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर में ज्यादा एयर ऐड कर दो, एंड समहाउ वी आर इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एज अ रिजल्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, फॉर सम रीजन वी आर इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एज अ रिजल्ट, ऑप्शन 1 force by liquid will increase, option 2 force by atmosphere will increase, option 3 buoyancy will increase, option 4 pressure at any point inside the liquid will increase. Sir, 1, 2, 1, 2 and 4. 1 to 4 1, 2 and 4 are true. buoyancy वाला बस incorrect है। It will increase because it contains a factor of PA. Yes sir. Yes sir. यहाँ भी PA है, Yes sir. but buoyancy में there is no atmospheric pressure. ये चेंज नहीं होगी। नहीं चेंज होगी, तो आप एटमॉस्फेयर डेंस हो जाए, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बढ़ जाए, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो जाए, बुऑयंट फोर्स पर फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये वाला फोर्स भी बढ़ेगा, ये वाला फोर्स भी बढ़ेगा, और रिजल्टेंट दोनों का उतना ही रहने वाला है। Yes sir. यस सर, एक ही प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे सर। Yes sir. इट इज समथिंग लाइक कि ये 5 न्यूटन है, ये 50 न्यूटन है, सो डिफरेंस इज 10. नाउ दिस 5 न्यूटन बिकम्स 6 न्यूटन एंड 15 बिकम्स 16. अभी भी डिफरेंस 10 आएगा, तो ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, पर दोनों इक्वली बढ़ेंगे, डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हम डिफरेंस को ही बुऑयंसी बोल रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लोग बुऑयंसी को फोर्स बाय लिक्विड मानते हैं, जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है। क्लियर है पॉइंट? Yes sir. Yes sir. यस सर। के बाद एक और पॉइंट सुनना जो इससे भी खतरनाक है, मतलब बुऑयंसी को कभी भी हल्के में नहीं लीजिए। बुऑयंसी का चैप्टर, मतलब अभी जैसे इन्होंने पूछा, अगर मुझे इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम दिखाना हो, इस सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम, तो हमें पता है कि फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं इस मेटालिक बॉडी का, जो कि पानी में है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो मैं क्या क्या फोर्सेस दिखाऊंगा उसमें? सर उसकी mg एटमॉस्फेयर से फोर्स, फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मेटल मुझे बनाना है। हाँ, तो न्यूटन, सबसे पहले इसमें mg दिखाओगे, और सर फिर एटमॉस्फेयर का फोर्स। एक मिनट, न्यूटन लॉ वाली चेकलिस्ट याद करो। mg, Yes sir. सर नॉर्मल, नॉर्मल स्प्रिंग, फोर्स, स्प्रिंग्स, Tension. टेंशन, इंटेंशन। क्या क्या लग रहा है तुमको इसमें से? क्या दिख रहा है? सर Normal. mg Normal. mg normal. नॉर्मल इज एक्चुअली कांटेक्ट फोर्स। आगे के चारों तो है ही ना चेकलिस्ट के हिसाब से। नहीं सर। Yes. No sir. mg दिखा दिया, नॉर्मल बचा जो कि कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन कांटेक्ट फोर्स का ही रिजल्टेंट बुऑयंसी है। यस सर। तो हम mg दिखाएंगे और बुऑयंसी दिखाएंगे। क्या इसके बाद मैं एटमॉस्फेयर का फोर्स दिखाऊं? नहीं या सर वो No नो sir. सर, ओनली का कॉम्बिनेशन बुऑयंसी ने इन सारी फोर्सेस को अकाउंट कर लिया, इन सबको कंसीडर कर लिया उसने। यस सर। Yes sir.
तो या तो आप देखो, दो तरीके के फ्री बॉडी डायग्राम बन सकते हैं, या तो mg और buoyancy दिखाओ, या फिर mg दिखाओ, एटमॉस्फेयर का फोर्स दिखाओ और लिक्विड का फोर्स दिखा दो। सब बात एक ही है। मतलब P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच रो लिक्विड इंटू जी इंटू एच इंटू ए, या तो ये दिखा दो। सर अगर रिजल्टेंट नहीं दिखा रहा तो सर बहुत सारी फोर्सेस हो जाएंगी। तो यस आर्किमिडीज ने साइड वाली भी जाएंगी। आर्किमिडीज ने हमें कौन सा रिलीफ दिया है? फ्री बॉडी डायग्राम से आ रहा। दुनिया भर की फोर्सेस दिखाने से अच्छा है कि एक buoyancy दिखा दो। यस तो जितने भी कांटेक्ट फोर्स है वो आ गए उसके अंदर। क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए आगे सर बढ़िए। ये जो अभी आपने बताया है ये सिर्फ पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी के लिए है ना? एक एक करके बता तो रहे ना आप, बस यार थोड़ा सा पेशेंस रखो। अच्छा, इसके बाद ये कहा जाता है कि अगर ये buoyancy और उस ऑब्जेक्ट का वेट बराबर हो गए फ्लोट। तो ये फ्लोट कर जाएगी बॉडी, यस सर। सिंक करेगी नीचे ना ऊपर जाएगी। तो कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन भी डाल दो आप यहीं पर। बॉडी फ्लोट तभी कर सकती है जब buoyancy की वैल्यू और mg की वैल्यू बराबर हो। mg मतलब ये मटेरियल, इसका जो ऑब्जेक्ट है। इसमें ये m किस चीज का मास है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट, इसका जो मटेरियल है उसका मास। मटेरियल का मास है जो मटेरियल फ्लोट कर रहा है। मास ऑफ फ्लोटिंग मटेरियल। क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ, मैं इसके पीछे भी मेरे कुछ इंटेंशंस है। मैंने क्यों इसको चेंज करके लिखा है? अगर मैं एक सिलेंडर ड्रॉ करूं, सिलेंड्रिकल बॉडी है, लेकिन इसके अंदर कैविटी है, इसके इनसाइड कैविटी है जिसका वॉल्यूम VC है, और इस ऑब्जेक्ट का टोटल वॉल्यूम इसका कैपिटल V है, टोटल वॉल्यूम। और ये लिक्विड में सबमर्ज है, पानी में सबमर्ज हो गया। और सबमर्ज वॉल्यूम VS है। जितना वॉल्यूम इसका पानी के अंदर है, सबमर्ज वॉल्यूम, वो VS है। और इसका जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी ρm है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। और आउटसाइड लिक्विड की डेंसिटी ρl है। और कैविटी में कुछ एयर होगी, वैक्यूम तो होगा नहीं कैविटी में, तो कैविटी में भी कुछ डेंसिटी है, उसको ρc से डिनोट कर दो। मतलब कि कैविटी के अंदर कुछ अलग मटेरियल, बाहर कुछ अलग मटेरियल, और जिस लिक्विड में है वो ρl है। और ये फ्लोट कर रहा है, ये बॉडी फ्लोट कर रही है। सबसे पहले आप बताओ buoyancy कितना लगेगा इसके ऊपर? आर्किमिडीज को थैंक यू बोला जाए, और क्योंकि उन्होंने हमें इतने सारे स्टेप्स से बचा लिया कि हम यहाँ पर फोर्स निकालें, यहाँ पर फोर्स निकालें, यहाँ पर फोर्स निकालें। इस स्टेप से बचाया है आर्किमिडीज ने कि आप अलग अलग फोर्सेस क्यों निकाल रहे हो। मैं आपको सीधा बता रहा हूं, इस बॉडी में जितनी सरफेस है, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, उन सब के फोर्सेस का रिजल्टेंट बॉयंट फोर्स है। पॉइंट है। तो आप अलग अलग सरफेस की फोर्स क्यों निकालोगे? सीधा buoyancy।
VS रो LG। और ये कितना, जितना वॉल्यूम सबमर्ज है उसको लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करिए और जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया बुओयेंसी खत्म। आर्किमिडीज ने हमारे बहुत सारे स्टेप्स मिनिमाइज कर दिए। नहीं तो हमें क्या करना पड़ रहा होता, अगर आर्किमिडीज आज ना होते तो हमें यहाँ पर फोर्स निकालनी पड़ती, यहाँ पर फोर्स निकालनी पड़ती, यहाँ पर फोर्स निकालनी पड़ती। तो ये जो सबमर्ज वॉल्यूम आपने वीएस लिखी है, इसमें वो कैविटी वाला पहले से ही हटा के लिखा हुआ है। अब ये समझने वाला पार्ट है भाई कि जब आप बॉडी डूबेगी, सर वो हटाएंगे तो नहीं? भाई कोई बॉडी डूबेगी तो उस बॉडी के अंदर हम डूब गए, मान लो हमारी बॉडी में क्या है, सॉलिड है, हमारी बॉडी पूरी तरीके से सॉलिड है। नहीं सर, अंदर बहुत सारे नो चीजें। सर। तो हम जब पानी में जाएंगे तो हम जो वॉल्यूम हटाएंगे उसमें से वो अपने एक्सटर्नल वॉल्यूम से हटाएंगे कि हमारी बॉडी के अंदर का भी वॉल्यूम देखोगे आप कि अंदर एक्सटर्नल वॉल्यूम हमारा हार्ट कितना बड़ा है, लंग्स कितने बड़े हैं, ये सब भी देखा जाएगा क्या उसमें? एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम चाहिए हमें, अंदर कैविटी है कि क्या, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? सब बॉयंट फोर्स उतनी ही रहेगी। जब कोई चीज पानी में डूबेगी तो उसका आउटर सरफेस पानी को डिस्प्लेस करेगा ना। यस ये अंदर से सॉलिड है कि हॉलो है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा सर, मतलब कैविटी सरफेस के थ्रू नहीं है, उसके अंदर है। भाई कैविटी अंदर ही होती है, सरफेस पर कैविटी कहाँ मतलब होता है कुछ? हाँ जी सर, जी सर। कैविटी इज ऑलवेज इनसाइड द ऑब्जेक्ट, तभी उसका नाम कैविटी है। अगर सरफेस पर कैविटी होती है तो वो सरफेस की डिजाइन कहलाती है कि सरफेस की डिजाइन ही वैसी है। जी सर। उसको डेंट कहते हो। अगर कार का एक्सीडेंट हो जाए और गड्ढा आ जाए बीच में तो वो डेंट है या कैविटी है? सर डेंट है। डेंट है सर, डेंट। ये ध्यान रखिएगा, कैविटी इज ऑलवेज इनसाइड द ऑब्जेक्ट। नाउ सर इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अगर सेम डायमेंशन के ऑब्जेक्ट को डुबोया जाए तो उसमें बॉयंट फोर्स एक ही लगेगा, इररिस्पेक्टिव कि उसमें कोई वो हॉलो है या फिर पूरा भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बॉयंसी का बॉडी की मटेरियल से कोई मतलब नहीं है, सॉलिड हॉलो से कोई मतलब नहीं उसको मतलब सिर्फ इतना है कितना वॉल्यूम डुबोया है आपने, किसको डुबोया उससे मतलब नहीं है। जी सर, कितना डुबोया उससे मतलब है। आप लकड़ी वुड का मटेरियल लाओ, आयरन लेके आओ, उससे मतलब नहीं। सर इतना ही वॉल्यूम डुबाएंगे तो बॉयंट फोर्स उतनी लगेगी। नाउ ये तो हो गया बॉयंसी। अब इसमें जितना मटेरियल आपने लगाया है उसका वेट, उस बॉडी को बनाने में कितना मटेरियल यूज किया मैंने, तो उस बॉडी को बनाने में हमने कौन कौन से मटेरियल यूज किए हैं? सर मेटल और कैविटी। सर कैविटी में कितना मटेरियल लगा होगा, कैविटी को फॉर्म करने में कितना मटेरियल लगा होगा? तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी, रोसी वीसी, ये कितना मास कैविटी को बनाने में लगा होगा? रोसी वीसी। और प्लस उसके बाहर का मेटल बनाने में कितना मास लगा मुझे? V माइनस VC रो M। मतलब वॉल्यूम ऑफ मेटल, और वॉल्यूम ऑफ मेटल कैसे आएगा? V माइनस VC। तो V माइनस VC। टोटल वॉल्यूम में से कैविटी का वॉल्यूम लेस करिए इनटू रो ऑफ मेटल, तो ये टोटल मास हो गया और इनटू G। दैट इज द मीनिंग ऑफ मास व्हिच इज फ्लोटिंग। मैटर जो यूज किया तुमने, मटेरियल जो यूज किया है उस बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने में, मैन्युफैक्चर करने में, उसका वेट। अब अगर ये दोनों बराबर हुए आ जाएगी बॉयंसी। यस सर। यस सर। यस सर। फ्लोट करने की कंडीशन ये होगी कि ये दोनों फैक्टर्स बराबर आ जाएं, तो ये बॉडी फ्लोट कर रही होगी। तो सर कैविटी का वो जो आपने मास लिखा है वो बेसिकली उसके अंदर की एयर का मास है ना वो? हाँ, मतलब ये रोसी मतलब उसके अंदर जो एयर होगी उसके जो भी होगा, जरूर थोड़ी है भाई। आप एक किंडर जॉय खाते हो? यस सर। तो किंडर जॉय का अंदर क्या क्या होता है? सब एक ही मटेरियल भरा पड़ा उसमें? नहीं सर, चॉकलेट बॉल्स होती हैं दूध। तो फिर 2-3 लेयर कोटिंग्स होती है ना उसमें। यस सर। तो कोई जरूरी नहीं कि हम कैविटी में कुछ और भी तो डाल सकते हैं। यस सर। जो स्मगलर्स होते हैं, स्मगलर्स जो सब कैविटी में भर के जाते हैं, गोल्ड वगैरह की स्मगलिंग करते हैं, हाँ,
वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर कैविटी में गोल्ड भर देते हैं और बाहर से ऑब्जेक्ट को कवर कर देते हैं ताकि लोगों को पता ना चले। यस सर। नहीं यस तो बोलो नहीं, वरना सर शुभंकर को पता होगा। जो लोग यस बोल रहे हैं डाउट उन्हीं के ऊपर आ जाएगा फिर। सर ये Anyway, जूते में भर के मोबाइल ले जाता था शुभांकर। ये पक्का स्मगलर बनेगा, तब पक्का, पहुंचा हुआ। ये पक्का स्मगलर बनेगा, हम गारंटी दे सकते हैं। अब देखो, एक सिलेंडर लो, ठीक है, हॉलो सिलेंडर, लेकिन परफेक्ट हॉलो नहीं है, थोड़ा सा हॉलो है। तो मतलब इसकी कुछ थिकनेस होगी, जिस जिस मटेरियल से ये बनेगा उसकी कुछ थिकनेस होगी। कुछ थिकनेस होगी इसकी, और वो थिकनेस हम टी मान रहे हैं, इस मटेरियल की थिकनेस को टी मान रहे हैं, जो बहुत ही छोटा है। मतलब सिलेंडर की जो रेडियस है अंदर ना, उसके कंपेयर में टी की वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत छोटी है आर से। मतलब पतला सा सिलेंडर है, लेकिन अब कितना भी पतला होगा कुछ तो थिकनेस आएगी ही आएगी उसमें। एटॉमिक लेवल पे ही सही, बट थिकनेस तो होगी ना। यस सर। अंदर बिल्कुल खाली बैठा है ना, कुछ नहीं अंदर, खाली है, खोखला। पानी जा सकता है इसके अंदर? हाँ जा सकता है, और गया है, जा नहीं सकता है। आर पार? आर पार नहीं यार, डुबो कैसे इसको। नीचे इसको कवर किया, इसमें बेस है। अच्छा। लेकिन बेस में मास नहीं है, जो बेस है उसमें कोई मास नहीं है, बेस मासलेस है। और अंदर हमने मान लो इसमें ऑयल भरा हुआ है अप टू सर्टेन हाइट, HO, उसकी डेंसिटी है ρO, ऑयल की डेंसिटी। और इसको पानी में फ्लोट कराओ, submerged in the water or some other liquid, submerged in water or any other liquid। ठीक है, और सबमर्ज लेंथ, इसकी सबमर्ज लेंथ वो LS, S फॉर सबमर्ज, LS, लेंथ विच इज सबमर्ज्ड, LS। चलिए नंबर 1, बॉयंसी क्या लग रही होगी इसमें, आर्किमिडीज फॉलो करिएगा। सब बेस एरिया। वैल्यू ऑफ द बॉयंसी, तो सबमर्ज कितना है वो देखो, LS। और इसका एक्सटर्नल रेडियस कितना होगा, सिलेंडर का बाहरी रेडियस जो होगा, R प्लस T। क्योंकि लिक्विड कौन डिस्प्लेस करेगा, एक्सटर्नल रेडियस या फिर इंटरनल रेडियस? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। R तो प्लस वॉल्यूम के लिए जिस एरिया का यूज करेंगे वो एक्सटर्नल सरफेस का होगा, पाई R प्लस T स्क्वायर। तो पाई R प्लस T होल स्क्वायर। Now this is pi R square and the submerged length, it becomes submerged volume into rho L into G, into rho of liquid into G, that is the buoyancy। आर्किमिडीज को रिस्पेक्ट देते हुए ये buoyancy होगी इसमें, और ऊपर लगेगी। अब कितना मटेरियल फ्लो कर रहा है, मतलब मास ऑफ द मैटर जो फ्लोट कर रहा है, मटेरियल कहाँ कहाँ लगा होगा इसको बनाने में। सर जितनी थिकनेस है उतनी, और नीचे बेस तो कुछ है ही। हाँ, इस बॉटल की कैप को बनाने में मटेरियल कहाँ लगा है? सर जितना अंदर वाले स्पेस में भी मटेरियल लगा है जहां पर ये खाली जगह है? नहीं सर, मटेरियल सिर्फ यहाँ लगा होगा थिकनेस में इसके। तो वो वॉल्यूम कितना है इसकी वॉल्स का, मतलब ये वॉल्यूम
सब पाई इंटू pi r plus p square into total height minus एक्सटर्नल pi. वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया और इनटू इसकी हाइट, टोटल हाइट, क्योंकि मटेरियल तो यहां भी लगेगा, मटेरियल यहां भी लगेगा, तो नाउ वी नीड इज टोटल हाइट h। ऑयल का क्या? कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, एक मिनट। वो जितना भी मैटर फ्लोट कर रहा सब चाहिए, मास ऑफ मैटर विच इज फ्लोटिंग। अब इसके अंदर पानी ऑयल भी है, तो वो भी तो फ्लोट कर रहा साथ में, यस सर। तो प्लस वो भी करो। सर रो ओ एच ओ इंटू पाई आर प्लस टी स्क्वायर। और ऑयल अंदर वाले में है, बाहर वाले में नहीं है, तो ऑयल का वॉल्यूम इंटरनल रेडियस से आएगा, सिर्फ आर पाई आर स्क्वायर एच ऑयल रो ऑयल। बेस में कोई मास है नहीं, तो यहाँ कोई मटेरियल है नहीं, मतलब है लेकिन बहुत नेग्लिजिबल मास का मटेरियल है, और उसमें जी और मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड फाइनली ये कहेंगे कि ये बॉडी तभी फ्लोट कर सकती है जब बॉयंसी मास ऑफ मैटर जो फ्लोट कर रहा है और उसमें जी मल्टीप्लाई करके बराबर आ जाए। जब ये बराबर हो जाएंगे तो आप कह देना कि ये पूरा सिस्टम फ्लोट कर रहा होगा यहाँ पर। सर इसमें ऑयल के ऊपर हवा नहीं होगी? हवा का वेट नेग्लेक्ट करते हैं, आप चाहो तो वो भी ले सकते हो, एयर का भी वेट होगा, बट एयर का वेट यूजुअली नेग्लेक्ट करते हैं। कायदे एक से डाउट एयर का है। वेट में लेना चाहिए, प्रॉपर लेना चाहिए, मतलब प्रॉपरली इसमें मास ऑफ एयर भी होना चाहिए जो उस सिलेंडर के अंदर है। सर रो इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ, बट वो अवॉइड किया जाता है न्यूमेरिकल्स में, एयर को नेग्लिजिबल डेंसिटी का मटेरियल माना गया है उस कंपेयर में। सर एक डाउट था सर, जैसे ये जो हॉलो सिलेंडर है सर, तो हवा तो बहुत ऊपर तक होगी, लेकिन सर सर्कल की बाउंड्री जितना इंक्लोज करेगी उतनी हवा का एयर मास लेंगे ना? यहाँ से यहाँ तक का। हाँ सर वही। यस सर रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लिख लो जल्दी से, बताओ फिर। सर लिख लिया। लिख लिया सर। ठीक है। यस सर। अब सुनिएगा, एक स्टेटमेंट जो बहुत ध्यान देने वाला स्टेटमेंट है, अगर कोई ये कह दे कि इसके बेस पर क्या फोर्स लगेगा, तो मेरा आंसर क्या बनेगा? फोर्स ऑन बेस। 5-7 मिनट और लगेंगे, और लेकिन केयरफुली, क्योंकि बीच में छोड़ देंगे तो फिर कंसेप्ट ब्रेक हो जाएगा, पूरा ब्रेक हो जाएगा। फोर्स ऑन द बेस, क्या ये बॉयंसी है? नो सर। नो सर। नो सर। यानी इसको आर्किमिडीज से सॉल्व नहीं कर सकते आप। आर्किमिडीज किसी एक स्पेसिफिक सरफेस का फोर्स नहीं है, वो सारे सरफेसेस की फोर्स का रिजल्टेंट है। तो एक स्पेसिफिक सरफेस की फोर्स निकालने के लिए कौन सा कंसेप्ट लगाएं? जहां से लेक्चर स्टार्ट किया था, अप डाउन थ्योरी। जहां से लेक्चर स्टार्ट किया था। नहीं, हाँ वो तो लगेगी ही, कि अगर आप किसी स्पेसिफिक सरफेस पर फोर्स निकालते हो और अगर अगर वो प्लेन सरफेस है, सब प्लेन सरफेस वाला फोर्स जो बताया गया, तो इसके सेंटर पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? और अप डाउन हॉरिजॉन्टल थ्योरी जो थी लेक्चर 1 की, इसके सेंटर पर प्रेशर वही होगा जो इसी लेवल पर लिक्विड का प्रेशर होगा। नॉट प्लस रो एल एस जी, और ये प्रेशर होगा P नॉट प्लस रो ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू ये सबमर्ज लेंथ एंड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, आउटर एरिया, क्योंकि पूरे पे फोर्स आएगी। सर पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। पी ए लिख दे रहे, हाँ, मतलब पी एटमॉस्फेयर प्लस ये। सर जी
सर इसमें ऑयल की तरफ से कोई फोर्स नहीं आ सकती? अब आएगी नहीं? ये फोर्स ऑन बेस बाय लिक्विड निकाला है आपने। हाँ सर वही। ये जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है, ऑयल भी लगाएगा वो अलग बात है। यस सर। और मैं तो ये रिकॉर्डिंग साथ में रखूंगा। मैं तो जब भी आप पूछोगे मैं 100% दिखाऊंगा कि मेरे इतना समझाने के बावजूद भी जिस दिन क्वेश्चन आएगा कि फाइंड फोर्स बाय लिक्विड, उस दिन आप यही लिख करके आओगे। आर्किमिडीज ही लगेगा उस टाइम पर भी। सैकड़ों बार समझा दो, चिल्ला चिल्ला के बोल दो कि आर्किमिडीज किसी एक पर्टिकुलर सरफेस के फोर्स को मेजर करने के लिए है ही नहीं। पूरे लिक्विड का नेट फोर्स होती है अभी एटमॉस्फेयर। अभी आ रहा ना बच्चा, बाद में भी भूल जाते हैं। फिर कहोगे सर कोई किताब बताइए जहां पर ये सब लिखा हो। तो ढूंढते रह जाओ, कहीं नहीं लिखा है। सर हम्म तो एक चीज पूछनी थी, वो जो आपने बेस को मासलेस कहा था, उसका कहाँ पे आपने यूज किया है? इसमें अगर बेस भी कुछ मास होता तो वो भी तो मैटर होता, वो भी तो एक मटेरियल है जो फ्लोट कर रहा है। यस सर। तो उसका मास भी यहाँ पर ऐड कर लेते। सर वो जो आपने ऊपर का भी सरफेस यहाँ पे हॉलो ही है ना, मतलब ऊपर भी कोई लिड विड नहीं है ना जहाँ पे आपने हॉलो लिखा है? है भैया है, ये बंद है पूरा, ऊपर से कवर है। क्लोज है ऊपर से। सर वैसे ने यहाँ बेस को मासलेस कहा है तो सर उस पर फोर्स लगने का कोई वो होता नहीं सर लॉजिक। क्यों? मासलेस बॉडी पे फोर्स नहीं आता? मास है नहीं तो फिर फोर्स लग सकता है उसमें। अरे कमाल है भैया, बेस का फोर्स बेस पे कैसे आएगा? पूरे न्यूटन लॉ में मासलेस पुली पढ़ के चले गए, मासलेस स्प्रिंग पढ़ के चले गए। सर बट जैसे हम लोग मासलेस नॉट भी लेते थे जो स्प्रिंग के बीच में होती थी तो सर तो उसमें हम नेट लोग। फोर्स जीरो होता भैया, नेट फोर्स। सर एमजी। यस सर। दुनिया में सारी फोर्सेस मास की वजह से थोड़ी हैं, कुछ फोर्सेस चार्जेस की वजह से भी लगती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मास ना भी रहे तो वो तो लगेंगे ही। यस सर समझ रहे। मैं ये जो कह रहा था कि जो बेस का फोर्स है ये खतरनाक पॉइंट है, बहुत ही खतरनाक, मतलब एक्सट्रीमली खतरनाक कह लीजिए। ये वैल्यू क्या बन रही है? P एटमॉस्फेयर into area plus rho of liquid into area into LS into G। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो बेस पर फोर्स लग रहा है, क्या इसमें इस बात से कोई कंसर्न है मेरा कि अंदर कौन सा मटेरियल भरा है तुमने, या बेस किस मटेरियल का बना है, अंदर कौन सा मटेरियल है, इसकी दीवारें किस मटेरियल की बनी हुई है? क्या इसमें बेस पर लिक्विड की फोर्स का सॉलिड के मटेरियल से कोई मतलब है? नो सर। नो सर। तो एग्जैक्टली सेम डायमेंशंस का, मान लो यहाँ पर जो मटेरियल है वो कॉपर लगाया हुआ है, सब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली सेम डायमेंशंस का, और सिमिलर कंडीशंस में गोल्ड यूज कर ले, यहाँ पर आयरन यूज कर ले, अब बताओ फोर्स ऑन द बेस। सर सेम रहेगी। तो सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि मटेरियल जो आप कॉपर का सिलेंडर बनाते हो, गोल्ड का बनाते हो, आयरन का बनाओ, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें? उसका कहीं यूज ही नहीं हो रहा है। The last point about buoyancy, जिसमें एक और मिसकंसेप्शन है। और एक सेकंड। हाँ। तो वो जो आपने जहाँ पे मास ऑफ मैटर फ्लोट लिखा है, वहाँ पे सर पहले वाले पार्ट में डेंसिटी भी मल्टीप्लाई हो गया, फिर वॉल्यूम रो ऑफ मेटल मल्टीप्लाई होगा उसमें।
फाइनल एंड द लास्ट पॉइंट अबाउट द बॉयंसी, तो इसका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। हमारे पास एक जार है, बड़ा सा टब, वो बड़ा टब है, और उसके अंदर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, बॉक्स रखा हमने कोई, उसका वॉल्यूम V है। उस बॉक्स के नीचे ड्राई सरफेस है, मतलब पानी नहीं है उसके नीचे, बॉक्स के नीचे पानी नहीं है, फॉर सम रीजन वहां पानी है ही नहीं, साइड में है, साइड में है, और ये ऊपर से h डिस्टेंस है इसकी, और लेंथ ऑफ द बॉक्स L है, और ये एटमॉस्फेयर है, और बॉक्स का एरिया, टॉप एरिया या फिर बॉटम एरिया, ये एरिया कैपिटल A है। व्हाट इज बॉयंसी ऑन द बॉक्स? What is buoyancy on this box? आवाज आ रही है नहीं आ रही है? सर वी रोल जी। सुनिए, नहीं अच्छा ऊपर से भी खतरनाक बता रहा हूँ भैया आपको। लिक्विड जो है, फ्लूइड मैकेनिक्स, और यहाँ वापस से जहाँ से डिराइव किया था वहीं चले जाते हैं। सर PA प्लस रो GH यहाँ पे सिर्फ ऊपर से लगेगा, नीचे से नहीं आप तो लगेगा। आंसर जो बोल रहे हो उनके सारे आंसर, 3-4 आंसर एक एक करके आप इस क्वेरी को रिजॉल्व करो, आंसर समझ में आएगा। यहाँ पर प्रेशर कितना होगा इस पॉइंट पर? सर PA प्लस रो जी प्लस है, रो जी एच प्लस है, और बॉक्स के जस्ट नीचे क्या यहाँ से यहाँ तक लिक्विड की कंटिन्यूटी है? यस नहीं है, नहीं ड्राई बेस है। अब आपके पास लिक्विड कनेक्टेड नहीं रहा, यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं आई, तो here pressure will not be equal to PA plus rho G H plus L। ये कंसेप्ट तभी लगा सकते हो जब उन दो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स के बीच लिक्विड की कनेक्टिविटी हो। यस सर बताया था। हाँ जी, Yes, यहाँ नहीं sir. लगेगा, ये नहीं लगेगा। यहाँ पर बॉयंसी की डेफिनेशन ही काम आएगी, जो कहता है सम ऑफ All forces. pressure forces, एक मिनट, सम ऑफ प्रेशर फोर्सेस बाय फ्लूइड on all surfaces of the solid body। पहली बात, इस बॉक्स में कितनी सरफेसेस हैं जो किसी फ्लूइड के कांटेक्ट में है? 3। क्या बेस को भी लोगे? नो सर, ड्राई है ना सर बेस, तो उसके नीचे फ्लूइड है कि सॉलिड है? सॉलिड है। Solid. आपको फ्लूइड वाली सरफेस देखो ना, फ्लूइड में लिक्विड और एयर आते हैं, सॉलिड नहीं आते। तो 3 ही हो जाएंगे सर सरफेसेस। उन 3 में ये हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल हो जाएंगे। यस सर। ऊपर का Yes, लगेगा। sir. और ऊपर से फोर्स आएगी विच इज अ प्लेन सरफेस, PA प्लस रो GH into A। ये प्लस रो जी एच इंटू कैपिटल ए, और यही बॉयंसी है इस क्वेश्चन में। दिस इज द बॉयंसी एज पर द डेफिनेशन, which means in this numerical buoyancy is downward। upward buoyancy सिर्फ उन्हीं केसेस में होगी when the base of object Also in contact of fluid is in contact with the liquid। if the base is dry, it is not in contact with the liquid or air, buoyancy upward की बजाय downward भी लग सकती है, Yes, sir. जो बाय डेफिनेशन और चलेगी। टॉप सरफेस की फोर्स को ही buoyancy बोल रहे हैं। दिस इज buoyancy and now the buoyancy depends upon the atmospheric pressure।
सर सर सिमिलरली अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी साइड वॉल में लगा दें जहाँ पे इस पॉइंट से अटैच है वहां पे ड्राई है, तो उसके हॉरिजॉन्टल पे भी एक साइड से फोर्स लगेगा ना? यस, पॉसिबल है. सर It may be, it is possible that the buoyancy has some horizontal component. Possible है. तब नेट बॉयंसी किस डायरेक्शन में होगी. मतलब आर्किमिडीज ने एक काम किया लेकिन पूरा नहीं किया. आर्किमिडीज एक लाइन अपने स्टेटमेंट में ऐड करना भूल गए. There must be liquid below the object. चाहे वो एक पतली सी लेयर ही क्यों ना होती. यहाँ पर अगर एक पतली सी ही लेयर होती लिक्विड की, थिन लेयर, मान लेते, तो भी हम उसको लिक्विड मान लेते. तब उसको यही वाला प्रेशर यहाँ पर कर देते. सर एक डाउट ये था कि सर जब ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है तो हम लिखते हैं कि buoyancy इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लोटिंग मटेरियल इनटू जी. तो सर दोनों वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दोनों में इक्वल होने चाहिए. बिल्कुल. तो सर फिर ऐसे ही में हम यहाँ पर ये फ्लोट कहाँ कर रहा है? नहीं सर, मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम फॉर एग्जांपल ऐसा ही कंटेनर ले जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट कर रहा है एंड वो कंटेनर के साइड वॉल पे है एकदम, और वो साइड वॉल ड्राई है, तो बच्चा वो केस अलग हो गया. उसमें वो प्रिंसिपल काम ही नहीं कर रहा है. देखिए, आर्किमिडीज का कंसेप्ट और फ्लोट करने का कंसेप्ट तभी काम करेगा व्हेन द सरफेसेस ऑफ द सॉलिड बॉडीज आर आइदर इन कांटेक्ट विद द लिक्विड और एयर. दे आर नॉट इन कांटेक्ट विद अदर सॉलिड्स. ओके सर. तो जो वहाँ भी पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, सुनिए, जो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल है या लॉ ऑफ फ्लोटेशन है, वो दोनों तभी वर्क कर सकते हैं जब उस सॉलिड की हर तरफ की सरफेसेस या तो एयर के कांटेक्ट में हो या लिक्विड के कांटेक्ट में. बस अगर कोई भी एक साइड उसकी किसी और सॉलिड के कांटेक्ट में आ गई तो आप फंडामेंटल मैकेनिक्स के लॉ, न्यूटन लॉ यूज करिए. तो आर्किमिडीज का लॉ नहीं है. इसीलिए आर्किमिडीज का लॉ नहीं है. अगर वो सब जगह काम करता तो उसको आर्किमिडीज लॉ दिया होता है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिया है, स्पेसिफिक कंडीशंस में काम करने वाला लॉ है वो. यस यस सर, सीवी में भी लिखा है इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल नहीं है, न्यूटन लॉ का डिराइव्ड रिजल्ट है. तो वही बोला ना कि तो आप अगर कॉम्प्लिकेशंस आ रही तो न्यूटन की तरफ जाओ. न्यूटन इनसे अब्बा इनके. अरे आर्किमिडीज मैथमेटिशियन थे यार, इन्होंने मैथ के लॉ दिए. सर वो तो बस बाथरूम में टब में नहा लिए तो प्रिंसिपल ले आया बस. टब में तो बाद में नहाए, उसके पहले मैथ दे रहे थे खूब सारी, कैलकुलस और अलजेब्रा के टास्क दिया था इनको. मैथमेटिशियन था, उसको अचानक से आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आ गया. यस सर. फिजिक्स में बहुत ज्यादा रोल नहीं इनका. एक ही प्रिंसिपल है वो, लेकिन एक ही दिया, वो भी आधा अधूरा खतरनाक तरीके से दे दिया. चलिए उसको रिवाइज करना आज, बुओयंसी को पूरा कंसेप्ट. सर वो HCV से सर क्वेश्चन दे दीजिएगा थोड़े से, जितने आपने दिए सब हो गए. यस सर. वो तो पहले दिन